इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बाद जब हम उसे ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए भेजते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए भेजते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स, ट्रांसमिशन लाइन के बहुत सारे लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल कॉस्ट, तो ये सारी चीज़ को हम देखकर हम ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं। और हम ये भी देखते हैं हमारे जो ट्रांसमिशन के सारे लॉस और ट्रांसमिशन ओवरऑल कॉस्ट ये सबसे बहुत कम हो सके, तो ये सारी चीज़ को हम देखकर ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं। तो ये सारे फैक्टर में से एक आता है हमारा स्किन इफेक्ट। दोस्तों जो स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्यों होता है, स्किन इफेक्ट के क्या क्या फैक्टर होते हैं स्किन इफेक्ट के, और स्किन इफेक्ट होने के बाद ट्रांसमिशन लाइन का कौन कौन सा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है, इससे सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कुंज बिहारी। इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये स्किन इफेक्ट क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखिए, अगर एक कंडक्टर में आप एसी करंट को फ्लो कराते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट का करंट वो इस कंडक्टर सरफेस वाले एरिया पर फ्लो होता है। आप देख सकते हैं तस्वीर में हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट करंट है इस सरफेस वाले एरिया पर फ्लो होता है, लेकिन इसका सेंटर वाले एरिया पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। आप ये भी कह सकते हैं सेंटर वाले एरिया पर बहुत लेस अमाउंट का करंट या करंट नहीं भी फ्लो होता है। इसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके हमारा जो मैक्सिमम करंट सरफेस वाले एरिया पर फ्लो होता है लेकिन सेंटर वाले एरिया पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। सपोज दोस्तों एक सॉलिड कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मान लीजिए ये हमारा एक सॉलिड कंडक्टर है। तो दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दोस्तों ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये इसका सेंटर है सॉलिड कंडक्टर का। और ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है ये है सॉलिड कंडक्टर का बहुत सारे लेयर, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर होता है जब बहुत सारे लेयर को मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों अगर आप एक बात जानते हो, अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का हम फ्लो कराते हैं आई, तो इसके जो कंडक्टर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये जो बात आप जानते हो, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इस सॉलिड कंडक्टर में एसी करंट को फ्लो कराएंगे तो इस सॉलिड कंडक्टर के आजू बाजू भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं जब हम इस सेंटर वाले पॉइंट पर एसी करंट फ्लो होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो इस मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाला को भी कट करेगा और ये सब ऊपर वाले लेयर को भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कट करेगा। फिर हम अगर दूसरी लेयर की बात करते हैं इस लेयर की, तो इस लेयर पे जब एसी करंट फ्लो होगा तो जितने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस लेयर पर, वो जो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर वाले लेयर को भी कट करेगा और इसका जो ऊपर वाले लेयर को भी कट करेगा। अगर मैं तीसरे लेयर की बात करता हूँ तो इस लेयर पर जितना भी करंट फ्लो होगा वो करंट इस सेंटर वाले लेयर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसका जो बाहर वाली साइड पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ओवरऑल में मैं आपको बताता हूँ जितना भी मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस सेंटर वाले लेयर को कट करेगा, लेकिन इसके सरफेस वाले एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। तो अभी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि जितना भी फ्लक्स लिंकेज यानी कि फ्लक्स कट इस सेंटर वाले लेयर पर होगा, मैं आपको बताता हूँ ये हमारा φ1 में डिनोट कर देता हूँ। और हमारा जो जितना भी फ्लक्स इस सरफेस एरिया पर कट करेगा उसको मैं लिख देता हूँ φ2। तो φ1 का मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाली जगह पर चेंज होगा और लेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस वाले एरिया पर चेंज होगा। तो ये इसका हमारा φ2 हो गया। दोस्तों अभी आप एक फॉर्मूला जानते हो, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला L = N∅/I। दोस्तों I मतलब करंट, φ मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और L जो होता है हमारा इंडक्टेंस, और N जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स। समझ गए आप? अभी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, जहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पर उतना कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। तो इस अभी देखिए दोस्तों, हमारे सेंटर वाले एरिया पर मैग्नेटिक फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो इस फार्मूला का अगर हम देखते हैं, हमारा जो इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ होता है, यानी कि अगर हमारा φ इंक्रीज होता है तो हमारा L भी इंक्रीज होता है, अगर L डिक्रीज होता है तो हमारा φ भी डिक्रीज हो जाता है। तो सेंटर वाली जगह पर कंसिडर करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी φ ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेंटर वाली जगह पर हमारी इंडक्टेंस है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
तो अगर मैं अभी सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो सरफेस एरिया पर मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। तो हमारा जो एल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। अगर फाई हमारा कम है तो हमारा इंडक्टेंस भी सरफेस एरिया पर कम होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला फार्मूला। तो अभी दूसरा पॉइंट आता है हमारा रिएक्टेंस, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस से बोल सकते हैं एक्सेल। तो एक्सेल का फार्मूला क्या आता है, 2πf/L। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंट्रल एरिया पर, यहाँ को बताता हूँ। तो अभी हमने देखा कि सेंट्रल एरिया पर हमारा जो इंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर सेंट्रल एरिया पर इंडक्टेंस ज़्यादा है तो हमारा जो एक्सेल होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, यानी कि अगर एल इंक्रीज करता है तो हमारा इंडक्टेंस रिएक्टेंस भी, इंडक्टिव रिएक्टेंस वो भी ज़्यादा होगा। तो सेंट्रल एरिया पर इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर देखा हमने। तो अगर इंडक्टेंस ज़्यादा होता है तो हमारे एक्सेल भी सेंट्रल एरिया पर यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर सरफेस वाली की हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा सरफेस वाले एरिया पर इंडक्टेंस बहुत कम है। तो अगर इंडक्टेंस कम है तो हमारा एक्सेल जो होता है वो भी कम होगा सरफेस वाले एरिया पर। हम तीसरे फार्मूला देखते हैं हमारा जेड, यानी कि इम्पेडेंस। तो अगर इम्पेडेंस इक्वल टू हम लिख सकते हैं R+j/XL। हमारा जो यहाँ पर इम्पेडेंस होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी एक्सेल होता है। अगर एक्सेल बढ़ता है तो हमारा इम्पेडेंस बढ़ता है, अगर एक्सेल कम होता है तो हमारा इम्पेडेंस भी कम होता है। तो हमने यहाँ पर देखा सेंट्रल एरिया पर एक्सेल अभी ज़्यादा है, तो अगर एक्सेल ज़्यादा होता है तो हमारा इम्पेडेंस भी सेंट्रल एरिया पर बढ़ जाता है। लेकिन अभी सरफेस वाले एरिया पर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों सरफेस वाले एरिया पर हमारा जो एक्सेल है वो कम है। तो अगर एक्सेल कम है तो हमारा इम्पेडेंस होता है जेड, वो भी सेंट्रल एरिया सरफेस वाले एरिया पर कम आएगा। तो अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट ये है, तो अगर हमारा इम्पेडेंस बढ़ता है कंडक्टर में, तो अगर इम्पेडेंस बढ़ जाता है तो हमारा जो करंट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए, क्योंकि हमारी इम्पेडेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर इम्पेडेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट कमेगा, अगर हमारा जो इम्पेडेंस बढ़ता है, इम्पेडेंस अगर कम हो जाता है तो हमारा जो करंट होता है वो भी बढ़ जाएगा। तो अभी सेंट्रल एरिया पर इम्पेडेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारा जो करंट है वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल एरिया पर कम हो जाता है। लेकिन सरफेस एरिया पर इम्पेडेंस कम है, तो अगर इम्पेडेंस कम है तो हमारा जो करंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों सेंट्रल वाले एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो ज़्यादा होता है, इसलिए इंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो इंडक्टेंस बढ़ने के कारण रिएक्टेंस बढ़ जाता है, रिएक्टेंस जब बढ़ता है तो हमारा इम्पेडेंस बढ़ जाता है, तो इम्पेडेंस बढ़ जाता है तो हमारा करंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन सरफेस वाले एरिया पर इम्पेडेंस कम है तो इसलिए करंट ज़्यादा होता है। तो इसीलिए दोस्तों स्किन इफेक्ट में यही होता है। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, सरफेस वाले एरिया पर करंट ज़्यादा होता है, लेकिन स्किन इफेक्ट जब होता है करंट जो होता है सेंट्रल वाले एरिया पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये इसका रीजन है। तो अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछता है कि स्किन इफेक्ट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, सिंपली मैं बता देता हूँ। देखिए, तो देखिए दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी करंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नॉन एज स्किन इफेक्ट। यानी कि अगर एक कंडक्टर में हम एसी करंट को फ्लो कराते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट होता है वही सरफेस वाली एरिया पर फ्लो होता है, लेकिन सेंट्रल वाले एरिया पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। अभी आप सोचोगे कि एसी करंट जब हम एसी करंट फ्लो कराते हैं तो हमारा स्किन इफेक्ट होता है, लेकिन अगर हम डीसी करंट को फ्लो कराते हैं तो अभी क्या स्किन इफेक्ट होता है? नहीं दोस्तों, डीसी करंट में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि डीसी करंट का जो करंट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, देखिए दोस्तों, अगर हम डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी अगर नहीं होता है तो हमारा एक्सेल जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे स्किन इफेक्ट में डीसी करंट में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। और दोस्तों डीसी करंट में अगर हम कंडक्टर में डीसी करंट फ्लो कराते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता है। तो अभी आप देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो होता है वो स्किन इफेक्ट को इफेक्ट करता है। सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर होता है एसी करंट में वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी जो अगर बढ़ जाता है तो हमारा स्किन इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये रहा इसका पहला फैक्टर, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो हमारा स्किन इफेक्ट होता है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो दूसरा फैक्टर है हमारा डायमीटर ऑफ वायर।
दोस्तों अगर हम एक वायर का डायमीटर बढ़ा देते हैं दोस्तों, ये अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। दोस्तों ये रहा दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो है हमारा वो है हमारा टेम्परेचर। दोस्तों अगर कंडक्टर में टेम्परेचर जो इंक्रीज कर जाता है तो हमारा स्किन इफेक्ट जो होता है वो भी इंक्रीज बहुत मात्रा में कर जाता है। चौथे नंबर पे आता है हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि म्यू आर। दोस्तों ये अगर बढ़ जाता है एक कंडक्टर में तो हमारा जो स्किन इफेक्ट जो होता है वो भी बहुत मात्रा में इंक्रीज कर जाता है। तो पांचवें नंबर पे आता है हमारा शेप ऑफ द कंडक्टर। दोस्तों ये एक मेन रोल प्ले करता है। दोस्तों अगर हम सॉलिड कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्किन इफेक्ट जो होता है वो बहुत मात्रा में होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्किन इफेक्ट को कम कराने के लिए हम स्टैंडर्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब देख सकते हैं तस्वीर में, यह स्टैंडर्ड कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कुछ इस तरह से। तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन पर्पज में तो हमारा स्किन इफेक्ट जो होता है वो बहुत मात्रा में कम हो जाता है। लेकिन अगर हम सॉलिड कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा स्किन इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल ही इंक्रीज कर जाता है। तो लास्ट में आता है हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। दोस्तों ये अगर कंडक्टर में बढ़ जाता है तो हमारा स्किन इफेक्ट जो होता है वो भी बहुत मात्रा में इंक्रीज कर जाता है। दोस्तों ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सपोज ये हमारा एक सॉलिड कंडक्टर है। तो सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, जब हमारा स्किन इफेक्ट होता है तो मैक्सिमम करंट जो होता है इसका आउटर सरफेस में फ्लो होता है कुछ इस तरह से। लेकिन स्किन इफेक्ट होने के कारण हमारे सेंट्रल एरिया पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो जब सेंट्रल एरिया पर अभी कोई भी काम का नहीं आता है तो क्या होता है, तो अगर इस कंडक्टर में 100 एम्पियर करंट के लिए बनाया था तो इसमें क्या होता है, जो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ सरफेशियल एरिया पर अभी करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारा क्या होता है, इफेक्टिव एरिया जो होता है जिसको हम एरिया बोलते हैं और इफेक्टिव एरिया वो यहाँ पर कम हो जाता है। क्यों, हमारा जो मिडिल वाला पार्ट तो कोई भी काम का है नहीं, तो हमारा एरिया होता है वही कम हो जाता है। तो जब हमारा इफेक्टिव एरिया अगर कम हो जाता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए 100 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है उनमें फ्लो होने के लिए जगह ही नहीं बचता है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है आर वो बढ़ जाता है। तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये अगर बढ़ जाता है तो हमारा स्किन इफेक्ट जो होता है वो भी बहुत मात्रा में इंक्रीज कर जाता है। तो दोस्तों देखिए बताता हूँ, देखिए अगर ये मेरा एक कंडक्टर है तो अगर इसका जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 2 ओम। तो अगर इस कंडक्टर में अभी हमारा स्किन इफेक्ट हो रहा है तो इस कंडक्टर में हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो 5 एम्पियर बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हमारा जो नॉर्मल रेजिस्टेंस 2 ओम रहता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। रेजिस्टेंस आर ई इज ग्रेटर देन नॉर्मल रेजिस्टेंस। तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल रेजिस्टेंस की तुलना से। तो अभी हम देखेंगे स्किन इफेक्ट की वजह से क्या क्या डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे, तो स्किन इफेक्ट होने के कारण हमारा जो इफेक्टिव एरिया होता है कंडक्टर का वो कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो बहुत मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है हमारा I2R लॉस। तो स्किन इफेक्ट होने के कारण हमारे कंडक्टर में I2R लॉस जो होता है वो बहुत मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टर में बहुत मात्रा में हीट जो होता है वो जनरेट होता है। तो तीसरा पॉइंट ये है, जब हमारा हीट जनरेट होता है बहुत मात्रा कंडक्टर में, इसमें क्या होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से हमारा बहुत मात्रा में जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण हमारा ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी जो होता है वो बहुत मात्रा में कम हो जाता है। दोस्तों ये रहा सारे डिसएडवांटेजेस। तो अभी हम देखेंगे अगर एक कंडक्टर में स्किन इफेक्ट हो रहा है तो हम उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्किन इफेक्ट हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में एक्सीसर कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्किन इफेक्ट जो होता है वो बहुत मात्रा में रिड्यूस हो जाता है। तो एक्सीसर कंडक्टर मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि एक्सीसर कंडक्टर क्या है। तो अगर आप देखना चाहते हो वीडियो का एंड स्क्रीन में आपको इस वीडियो का जो लिंक है मिल जाएगा। तो एक्सीसर कंडक्टर में क्या होता है, इसमें 2 कंडक्टर रहता है, एक हमारा स्टील का कंडक्टर, दूसरा हमारा एल्यूमिनियम का कंडक्टर। दोस्तों ये जो स्टील कंडक्टर होता है
वो इतना ज़्यादा गुड कंडक्टर भी नहीं है, लेकिन ये बहुत मात्रा सस्ता आता है। लेकिन दोस्तों स्टील कंडक्टर में हमारा जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है बहुत मात्रा में है, तो अगर हम उसे मिडिल में इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडक्टर का जो होता है वो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इसे बढ़ जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। और एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है ये गुड कंडक्टर के लिए, और इस एल्यूमिनियम कंडक्टर हम सरफेसल एरिया पर इस्तेमाल में लेते हैं। और दूसरा जो पॉइंट रहता है हमारा वो हमारा रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अगर हम कंडक्टर का थिकनेस बढ़ा देते हैं तो हम क्या होता है, हमारे स्किन इफेक्ट जो होता है वो बहुत मात्रा में कम हो जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, अगर हम हॉलो कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्किन इफेक्ट जो होता है बहुत मात्रा में रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा जब हमारा ट्रेन का इंजन होता है, हमारा पेंटाग्राफ होता है जो ओवर लाइन से इंजन को पास सप्लाई लेकर आता है, उसी पर हम क्या करते हैं, हॉलो पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत मात्रा में हमारा स्किन इफेक्ट जो होता है वहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हॉलो कंडक्टर को हम ट्रांसमिशन पर्पज में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर को देखकर हम हॉलो कंडक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे ज़रूर कमेंट करें बताएं। वीडियो को लाइक करें और सारे अपने दोस्त के साथ उसे शेयर भी करें। और कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट जो है क्लियर करने को। तो एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, 2020 ख़त्म होने वाला है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट ईयर में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।